स्किलफुल ट्रेडर बनने की हमारी सीरीज़ में ये तीसरा चैप्टर आ गया है। इससे पहले के दो चैप्टर्स में हमने समझा कि ट्रेडिंग में स्किलफुल होना क्यों ज़रूरी है बजाय सक्सेसफुल होने की कोशिश करने के ट्रेडिंग के फील्ड में। इस चैप्टर में हम अपने ट्रेडिंग प्लान, जिसको मैं ट्रेडिंग रिएक्टर कहता हूँ, उसके पहले पार्ट यानी फर्स्ट कोर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ज़रूरी एलिमेंट्स को समझेंगे। जो लोग अभी पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग पहले दो चैप्टर भी जाकर उनको देख लें ताकि उनको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अपने ट्रेडिंग रिएक्टर की पहली कोर में हम लोग इकोनॉमिक डेटा की अपनी समझ को बेहतर करेंगे और जानकारी को कैसे अपनी पोजीशन जो कि हमें ट्रेड में लेनी होती है बेहतर और मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकें। इकोनॉमिक डेटा की ज़रूरत ट्रेडिंग सबसे पहले क्यों पड़ती है, पहले इसको समझते हैं। इकोनॉमिक डेटा एक तरह से सड़क की तरह होता है जिस पर हम लोग ड्राइविंग करके आने जाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सड़क अच्छी होती है तो हम लोग थोड़ा तेज़ चल पाते हैं, सड़क ख़राब होती है तो हम धीमे हो जाते हैं। अगर सड़क बंद होती है तो हम रुक भी जाते हैं। तो आप समझो कि इकोनॉमिक डाटा एक तरह से हर तरह की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एक सड़क का काम करता है। जैसी कंडीशन पर डेटा आएगा वैसा ही मार्केट रिएक्ट करेगा। डाटा पॉजिटिव होगा तो मार्केट पॉजिटिव होकर तेज़ी से आगे बढ़ेगा और अगर डाटा नेगेटिव होगा तो उतनी ही तेज़ी से ब्रेक लग जाएंगे। डाटा अगर नहीं मिलता है किसी वजह से तो जो मार्केट है वो साइडवेज हो जाता है, प्राइस अपनी जगह पर रुक जाती है। तो इकोनॉमिक डेटा की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है इसको ठीक से समझे बिना ट्रेडिंग में हम सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। इसके बिना अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस होना तय होता है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि इकोनॉमिक डाटा की जो ज़रूरी पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, किस तरह का डाटा हमें ट्रेडिंग में पोजीशन लेने से पहले और बाद में निगाह में रखना होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि किस देश का डेटा जो है हमें वॉच करके रखना होगा। तो एज ए ट्रेडर मैं जो हूँ यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा होता है वो मेनली वॉच करता हूँ। यूएस मार्केट्स के खुलने से 1 घंटा पहले और 1 से 2 घंटा बाद में जो डेटा रिलीज़ होता है वो एज ए ट्रेडर मेरे काम का होता है और मैं उसी को यूज़ करता हूँ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का डेटा भी होता है लेकिन वो उसके मुकाबले काफ़ी कम इम्पोर्टेंस का होता है क्योंकि मैं एमसीएक्स पे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और यूरोपियन कंट्रीज़ का जो डेटा होता है, यूरोपियन यूनियन का जो डेटा होता है वो उस टाइम पे रिलीज़ नहीं होता है। शाम के समय जो है मेनली यूएस का डेटा ही रिलीज़ होता है। तो जनरली यूएस का डेटा मेरे ज़्यादा काम आता है। उसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट यूएस जो डेटा हम लोग मैं यूज़ करता हूँ एज ए ट्रेडर, वो इंडियन इकॉनमी के जो डेटा रिलीज़ होते रहते हैं वो भी उसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। हमारे स्टॉक और करेंसी के मार्केट क्योंकि यूएस की जब ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है उस समय बंद रहते हैं, तो बीएससी और एनएससी पर यूरोप के डेटा का जो थोड़ा बहुत असर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय एनएससी और बीएससी और हमारा करेंसी मार्केट खुला हुआ रहता है। तो यूरोपियन मार्केट का जो डेटा रिलीज़ होता है इकोनॉमिक, वो उसका असर थोड़ा बहुत उस पर पड़ता है। चीन का डेटा सुबह के टाइम पर रिलीज़ होता है और उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। कभी कभी जब ज़्यादा बदलाव नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं तभी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है, वरना चाइनीज़ डेटा का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहला काम हमें डेटा के रिलीजिंग टाइम पर निगाह रखने का होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा कब रिलीज़ होगा। उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम अपनी ट्रेडिंग के प्लान को जो है बना के रखते हैं। उसके बाद उसकी वेटेज क्या होगी टाइम के बाद, वो डेटा कितना नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, उसके बारे में भी प्रेडिक्शन वहाँ पे जो इसका इकोनॉमिक कैलेंडर होता है उसमें अवेलेबल रहती है। उसके बाद जो डेटा रिलीज़ होता है क्या उसके बाद भी और डाटा रिलीज़ होगा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी। जनरली ये होता है कि यूएस का जो डेटा एक बार मार्केट ओपनिंग से पहले रिलीज़ हो जाता है, मार्केट ओपनिंग के आधे घंटे के बाद भी जनरली कभी कभी कोई डाटा रिलीज़ हो जाता है। तो वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि सडनली क्या होता है कि जब दूसरे इनिंग का जो डेटा रिलीज़ होता है, मार्केट ओपनिंग के आधे घंटे बाद वाला जो यूएस का डेटा रिलीज़ होता है, तो बाज़ार का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेटा रिलीज़ होगा वो सिंगल डेटा रिलीज़ होगा या 2 बार करके रिलीज़ होगा। इसके बाद
हमें अपने ट्रेडिंग करने की जो शेड्यूल है उसको इसमें इस चीज़ को शामिल करना होता है कि जो डेटा है वो किस टाइम पे रिलीज़ होगा, उसकी वेटेज क्या होगी, जो मेरे कहने का या समझाने का मतलब है। उसके बाद कौन सा डेटा है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। जनरली जो मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कौन कौन से डेटा देखता हूँ, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले जिस डेटा को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो सेंट्रल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होता है। ये एक तरह से निचोड़ होता है। सेंट्रल बैंक्स ने सारे इकोनॉमिक, सेंट्रल बैंक जो है किसी भी देश का, वो अपने इकोनॉमिक जो उसको डेटा मिलता है उससे वो इकोनॉमी की कंडीशन को किस तरह से समझता है, देखता है। ग्रोथ को बैलेंस रखने के लिए इकोनॉमिक में वो किस तरह का डिसीजन लेता है। देखिए, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका मेन गोल ये होता है कि अपने देश की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसको ट्रैक पे रखना चाहता है वो। इसे वो इकोनॉमी में जो है करेंसी की सप्लाई से कंट्रोल करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट जो है सबसे कारगर टूल होता है। अगर इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है तो करेंसी की सप्लाई जो है ब्याज बढ़ा के कम कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करेंसी की सप्लाई रोक दी जाती है, बाज़ार में कम कर दी जाती है। और अगर इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है तो जो इंटरेस्ट रेट घटा के करेंसी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दी जाती है। यूएस फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन एज ए ट्रेडर जो है मैं सबसे ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ और हमेशा उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए उसकी रहती है। इसका असर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में पड़ता है। ये 2 महीने में और 3 महीने में रिलीज़ होता है, कहीं कहीं क्वार्टरली होता है, कहीं कहीं 2 महीने बाद हो जाता है रिलीज़। जो यूएस फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट का डेटा होता है वो रात को 11:30 बजे रिलीज़ होता है और उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स जो कि क्लोज़ हो जाते हैं, तो इसका जो इफेक्ट आता है वो जनरली गैप ओपनिंग के साथ आता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको महंगाई दर भी कहते हैं। ये महीने में एक बार रिलीज़ होता है। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डेटा होता है जो ट्रेडर्स को मार्केट के डायरेक्शन को समझने में बहुत मदद देता है। सीपीआई भी यूरोपियन, चाइना और इंडिया में हमारे यहाँ रिलीज़ होती है इसका डेटा। यूएस का जो सीपीआई का डेटा होता है वो शाम को मार्केट की ओपनिंग से 1 घंटा पहले रिलीज़ हो जाता है। सीपीआई इकोनॉमी में करेंसी की जो है फ़्लो को दरअसल दर्शाता है। जब करेंसी का फ़्लो बढ़ जाता है, यानी सीपीआई की रीडिंग बैंक जो सेंट्रल बैंक के द्वारा जो सेट लिमिट होती है उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये माना जाता है कि महंगाई बढ़ रही है। और अगर सीपीआई की रीडिंग कम आती है तो ये माना जाता है कि महंगाई डिफ्लेशन की स्थिति आ रही है। बेहतर हालात जो होते हैं वो बैंक के द्वारा सेट लिमिट में सीपीआई अगर बनी रहती है तो उसको माना जाता है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आता है। यूएस में महीने में 2 बार और इंडिया में महीने में 1 बार ये रिलीज़ हो जाता है। फिर रिटेल सेल्स महीने में 1 बार यूएस का। जॉब का जो डेटा होता है यूएस का एक ऐसा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो वीकली बेसिस पर रिलीज़ होता है और बहुत ज़्यादा मार्केट को वॉलेटिलिटी देता है। सर्विस सेक्टर का डेटा होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है। एक इंपॉर्टेंट डेटा जो रहता है वो डॉलर इंडेक्स का रहता है, ये लाइव रहता है हर समय। ये 5 करेंसीज जो हैं दुनिया की, उनको मिलाकर एक बास्केट है, उसमें डॉलर की वैल्यूएशन हर समय चलती रहती है और जो भी डेटा रिलीज़ होता है उसका क्या असर होना है वो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे ही शो हो जाता है। तो एज ए ट्रेडर जो है मैं डॉलर इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, बल्कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो ये मेरे ट्रेडिंग चार्ट के साथ ही जो है मैं इसको लगातार वॉच करके अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लेता हूँ। जब एक बार हमें ये पता चल जाता है कि डेटा का रिलीज़ टाइम और वैल्यू ट्रैक हमें करने की एक तरह से आदत हो जाती है प्रैक्टिस करके, तो जो डाटा हमें उस समय मिलता है वो एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह होता है, जिसको हम अपने ट्रेडिंग रिएक्टर में शुरुआत में ऐड कर लेते हैं और उसका प्रोसेस बाकी की जो 2 कोर होती हैं उससे जो हमें फीडबैक मिलता है उस पर हम करते हैं। मैं ट्रेड करने के लिए जो है इसी तरह से काम करता हूँ। मेरे को इकोनॉमिक डेटा मिलता है, उसके बाद मैं उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट वाली कोर में ले जाकर एसेस कर लेता हूँ कि मैं इस जो मुझको रॉ मटेरियल मिला है, मैं इस रॉ मटेरियल पे डेटा पे कितना ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने चार्ट पे जाके पोजीशन लेता हूँ। तो ये बात
जो इसमें पहली बात है जो आपको सीखनी है वो इसमें फ्री जो डेमो अकाउंट मिल जाते हैं, अब उसमें उसको आप बनाकर जब जब डेटा रिलीज़ होता है आप उसमें ट्रेड लगाकर उसमें डेटा का असर को चेक करना शुरू कर सकते हो। अगर आप NSE पे काम करना चाहते हो तो डेटा की वैल्यू को देखकर प्रैक्टिस अकाउंट में अभ्यास कर सकते हो। ज़्यादा बढ़िया शाम को 6 से 9 का टाइम रहता है अगर आपको सूट करता है, क्योंकि आपके सही तरीके से चीज़ों को सीखने और समझने के लिए उस टाइम पे जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही बढ़िया और शार्प होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ट्रिगर करता है। आप सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, कॉपर, नेचुरल गैस किसी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्रूड और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री बुधवार को क्रूड की इन्वेंट्री आती है और नेचुरल गैस की हर बृहस्पतिवार को 8 बजे गर्मियों में और 9 बजे सर्दियों में रिलीज़ होती है, जो क्रूड और नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देती है। NSE पर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो भी गोल्ड और सिल्वर पे थोड़ा बहुत फोकस ज़रूर रखना चाहिए, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। रियल ट्रेडिंग अगर आप अभी नए हो तो बिना लॉजिक को पूरी तरह से समझे बिना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसमें मत जाइएगा। पहले आपको स्किल सीखनी है, उसके बाद ही आप रियल ट्रेडिंग में हाथ आजमाइएगा। उससे पहले ट्रेडिंग करना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो फ्री प्रैक्टिस अकाउंट जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिल जाता है। उसमें आप बैंक निफ्टी पे रियल टाइम में जो है प्रैक्टिस करके अपने आप को कैलिब्रेट करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल अलग तरह का प्रोडक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल लगती है और वो ऑफ़र करता है कि आप कम कैपिटल के साथ इसमें एंटर हो सकते हो, लेकिन कम कैपिटल के साथ इसमें काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, उसको मैनेज करना, क्योंकि जब तक आप इसमें कोई डिसीजन लोगे हो सकता है कि आपका जो आपने ट्रेड में एंट्री ली हुई है ऑप्शन में वो ज़ीरो हो जाती है, आप कुछ कर नहीं पाते हो। तो इसमें थोड़ी कैपिटल की भी ज़रूरत ज़्यादा रहती है, जो सही बात है। तो एज ए ट्रेडर जो है मेरा अपना जो इसमें ओपिनियन है कि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए पहले आपको फ्यूचर में हाथ आजमा लेना चाहिए, अपना जो हाथ है वो साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अपनी स्किल और कॉन्फिडेंस को मजबूत करोगे तो उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना चाहोगे तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम लोग एक सीरीज़ अलग से बना सकते हैं। अभी जो है हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में और ट्रेडिंग में चाहे वो ऑप्शन की हो चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग में उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में आपको समझाना चाह रहे हैं। फ़िलहाल डाटा को अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है आप लोग ये सीखना शुरू कर सकते हो अगर आप नए ट्रेडर हो, नए इस फील्ड में आना चाहते हो। इकोनॉमिक कैलेंडर्स जो होते हैं वो आपको सारी इवेंट्स उस पर सारी जानकारियाँ मार्क होती हैं, वो मिल जाता है। उस पर आप बिना किसी हेजिटेशन के अपने प्रैक्टिस अकाउंट पे अपनी पसंद की स्क्रिप्ट पर डाटा का रिलीजिंग टाइम से 15 मिनट पहले और रिलीज़ होने के 15 मिनट बाद का जो मूवमेंट है उसको 5 मिनट की जो कैंडल होती है 5 मिनट्स वाली, उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ कि आपको रियल ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आप अपनी स्किल को फर्स्ट लेवल पर कैलिब्रेट कर रहे हो। शुरुआत में 2 घंटे से 3 घंटे तक आपको NSE पर 12 बजे के बाद और MCX पे शाम को 6 बजे के बाद 6 से 9 का जो सेशन होता है उसको आप उसमें प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। डेटा को ज़्यादा एनालिसिस आपको नहीं करना है, सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को जो है जज करना है। उसी के बेस पे हमें जो है ट्रेड का डिसीजन लेना होगा। अपने प्रैक्टिस अकाउंट में ट्रेड में एंटर होने की पॉसिबिलिटी डाटा के रिलीजिंग टाइम के समय जो होती है वो हमें बनानी सीखनी होगी, और एग्जिट पॉइंट भी डाटा की जो वॉलेटिलिटी की पीक होती है जो मार्केट के रिलीज़ के टाइम शुरू होती है, उस पीक के आसपास आपको एग्जिट पॉइंट बनाना सीखना होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या है कि आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हो बल्कि फ़ौरन डिसीजन लेके शॉट लगाते हो। तो हमें क्या है कि प्लेयर बनना है, हमें एम्पायर या कमेंटेटर नहीं बनना होता,
क्योंकि कमेंट्रेटर जो होता है वो रन नहीं बना सकता, वो सिर्फ जो हो चुका है उसके आंकड़े और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता वो सिर्फ इसका अंदाज़ा लगाता रहता है। ऐसे ही ट्रेडिंग के मैदान में जो है एक ट्रेडर ही लॉस एंड प्रॉफिट करता है। जो एनालिसिस करने वाला होता है वो सिर्फ जो हो चुका है उसकी कहानी हमें बता सकता है, पर वो जो कहानी हम सबको समझाता है उसको बनाने वाला एक ट्रेडर ही होता है। जब स्किलफुल ट्रेडर बनने पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, देखिए स्किल यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे सीखकर हम कुछ फ़ायदा अपने लिए लाइफ में उठा सकते हैं। जैसे लिखना और पढ़ना एक स्किल है जो सभी लाइफ के शुरू में हम लोग सीखते हैं शुरुआत में, और फिर पूरी लाइफ इसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं होता रहता है। हम लोग साइकिल सीखते हैं तो बाइक और स्कूटर आसानी से चलाना सीख लेते हैं, और फिर हमेशा अपनी ड्राइविंग स्किल का फ़ायदा जो है हमको मिलता रहता है। तो ये जो फ़ायदा है हमें कोई स्किल सीख कर जो हमें मिलता है, दरअसल में वही सक्सेस होती है जिसके पीछे हम भागते हैं। अगर लाइफ में देखिए सक्सेस चाहिए होती है तो स्किल सीखने को टाइम देना पड़ता है। सक्सेस तो उस फील्ड में फिर आपको मिल ही जाती है। स्किलफुल अगर ट्रेडिंग के फील्ड में आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो स्किल को अपने अंदर पैदा करना होगा, जिसमें टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। अभी हमें चार्ट पे फोकस नहीं करना है। बहुत से लोग चार्ट को एनालिसिस करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि चार्ट खुद में कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ जो हो रहा होता है मार्केट में वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करके दिखाता है कि ये मूवमेंट हुई, पर एक्चुअल में जो मूवमेंट चार्ट पर दिखाई जाती है वो इकोनॉमिक इवेंट्स की वजह से होती हैं। जो इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं उसकी वजह से जो डाटा रिलीज़ होता है उसकी वजह से वहाँ चार्ट पे वॉलेटिलिटी शो होती है। तो जो पहला स्टेप है उस मूव को पकड़कर तेज़ी से चार्ट पे जो हमें पोजीशन लेना सीखना सबसे ज़रूरी है। चार्ट का जो काम है वो हमें ये दिखाता है कि अब मूवमेंट हो गया है और वॉलेटिलिटी ट्रिगर हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें पोजीशन लेना सीखना जो है वो चार्ट पे बड़ा आसान हो जाता है। चार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल हो जाता है। प्रैक्टिस अकाउंट के चार्ट पे जब हम काम करने का लॉजिक समझ जाएंगे कि जब डाटा रिलीज़ होता है तभी वॉलेटिलिटी ट्रिगर होती है, जब हम इस चीज़ के साथ कैलिब्रेट हो जाएंगे तो चार्ट पर जो मूवमेंट हो रहा होगा उसकी जो समझ है, उसकी जो वजह है वो आपको पता चलने लगेगी। अभी क्या है कि चार्ट का मूवमेंट लोग एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन चार्ट पे होने वाली जो मूवमेंट होती है उसका सही वजह लोगों को पता नहीं होती है। अगर आपका कोई डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो फील फ्री टू आस्क विद मी इन माय कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा उसका मैं बहुत सीधे और सरल शब्दों में आपको उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ये पक्का है। अगर आप पक्के इरादे से सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग तो आपको सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी इस कोशिश से कोई फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल परिवार का हिस्सा बन के हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करें। तो अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, तब तक सेफ ट्रेडिंग, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।